हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल पे। आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी बदली सी लग सकती है मेरी, क्योंकि अंदर से तबीयत जो है थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बहुत गला जाम है, थोड़ी बहुत सर्दी है, इस कारण से। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र को कवर करेंगे। मानवों में उत्सर्जन है ना, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र को हम लोग कवर करेंगे। जैव प्रक्रम क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर आपको 4 तंत्र के बारे में पढ़ने हैं। पाचन तंत्र हम लोगों ने कवर कर लिया, श्वसन तंत्र हम लोगों ने कवर कर लिया, परिवहन तंत्र हम लोगों ने कवर कर लिया। यह उत्सर्जन तंत्र। पादपों से संबंधित भी आपको सिस्टम्स पढ़ने हैं, यानी सिस्टम्स नहीं है पादपों के अंदर, लेकिन पादपों में परिवहन है, पादपों में फोटोसिंथेसिस है, इन सब के बारे में भी हमें पढ़नी है इसी वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन हम लोग उसे सेपरेट वीडियो में देखेंगे। केवल मानवों के अंदर जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, इन सबको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। प्लांट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बातें उनमें दी गई है उनको हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र जो है काफी छोटा बोल सकते हो कि टॉपिक है जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर। बहुत कम चीज़ें जो है आपको पढ़नी है इस तंत्र से संबंधित, इसीलिए हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। इन 40 प्रश्नों के साथ ही हम लोग उन सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लेंगे जो आपको किताब के अंदर दी गई है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद कुछ हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी के अंदर। ठीक, इन 40 प्रश्नों के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस सीरीज के अंदर, इस रिवीजन सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आए हैं उन सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड बटन मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि डाउनलोड नहीं होता है, तो देखो डाउनलोड कैसे होगा। आपको डाउनलोड बटन दिखेगा। डाउनलोड बटन जो दिखेगा ना, आपको एग्जैक्ट इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ठीक इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, तब जाकर के डिवाइस में वो पीडीएफ डाउनलोड होगा। अगर आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, कहीं और क्लिक करेंगे, तो केवल ऐप में ही वो पीडीएफ खुलेगा, लेकिन आपके डिवाइस में डाउनलोड नहीं होगा। इसीलिए पहली बार में ही आपको इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, तब जाकर के वो पीडीएफ आपको आपके डिवाइस में डाउनलोड होगा। तो पीडीएफ के लिए आप ऐप पर जाएंगे और ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है। देखो, हानिकारक उपापचयी पदार्थों को, उपापचयी पदार्थ कहने का मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चलते हैं उनमें जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनके निष्कासन के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो निष्कासित किया जाता है बॉडी से, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है उत्सर्जन। उसे कहा जाता है उत्सर्जन। देखो, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो कि हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, तो इसे हम लोग श्वसन प्रक्रिया से निकाल देते हैं। ठीक, हम लोग जो खाना खाते हैं, पाचन की प्रक्रिया चलती है, जो खाना नहीं पचता है यानी कि जो अपाचित खाना होता है उसे हम लोग मल के रूप में त्यागते हैं। उसे हम लोग मल के रूप में त्यागते हैं पाचन तंत्र के ही अंदर। ठीक, यानी कि डाइजेशन जो प्रोसेस चलता है उसी के अंदर। लेकिन जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो इसमें मेनली हम लोग नाइट्रोजनीकरण उपापचयी पदार्थों की बात करते हैं, है ना। सॉरी, नाइट्रोजनीकरण नहीं, नाइट्रोजनी उपापचयी पदार्थों की बात करते हैं हम लोग, यानी कि नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं। और हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है वो मुख्य रूप से है यूरिया। ये यूरिया, ठीक है, यानी उत्सर्जन के अंदर हम लोग यूरिया का रिमूवल कैसे किया जाता है, इसे बॉडी से कैसे बाहर किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है या फिर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मनुष्यों के अंदर यूरिया होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मनुष्यों के अंदर यूरिया होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन, ये वर्ज्य पदार्थ की बात की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन यहां पर होना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया होता है ना। नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे लिए यूजफुल है और उसमें नाइट्रोजन हो,
राइट। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जैसे कि यूरिया, मनुष्यों के अंदर यूरिया, राइट, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक कोशिकीय जीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो वर्ज्य पदार्थ को अपने शरीर की सतह से निकाल सकते हैं। यानी कि पूरे बॉडी सरफेस से, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से वो वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अमीबा जो है वो भोजन को किसी भी बॉडी के किसी भी सरफेस से अंदर ले सकता है सीरोपोडिया बना करके। ऐसे ही जो वर्ज्य पदार्थ होंगे उसको बाहर निकालने के लिए भी वो पूरे बॉडी सरफेस से बाहर निकाल सकता है अमीबा के केस में। तो एक कोशिकीय जीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं? शरीर की सतह से। लेकिन हर एक कोशिकीय जीव में ऐसा हो कि पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से ही वो बाहर निकाल दे, जरूरी नहीं है। अमीबा के अंदर ऐसा होता है और अमीबा के बारे में ही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाएगा। ठीक, तो अमीबा अपने बॉडी से वेस्ट को कैसे निकालता है? तो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकाल देता है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन कार्य किसके द्वारा पूरा किया जाता है? अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। वैसे ही बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है, उत्सर्जन का काम करना है, तो इसके लिए विशेष संरचना जो है बॉडी के अंदर होती है, विशेष अंग बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हमारे अंदर जो है किडनी है ना, मूत्राशय है, पूरा का पूरा एक तंत्र है उत्सर्जन के लिए, पूरा एक तंत्र है जिसे हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसमें कई सारे आपके पार्ट्स आते हैं, राइट। तो एक कोशिकीय जीव के अंदर पूरे बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन का काम हो सकता है। बहुकोशिकीय जीव के अंदर विशेष प्रकार की संरचना होती है, अंग हो सकता है, अंग तंत्र हो सकता है, राइट। मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्न में से कौन कौन से अंग होते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र में आपको 2 किडनी जो है मिल जाती है, ठीक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग। नहीं, एक मूत्रवाहिनी नहीं होती है, 2 मूत्रवाहिनी होती है। एक वृक्क, एक मूत्रवाहिनी नहीं, एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग। 2 मूत्राशय नहीं, केवल वृक्क और मूत्रमार्ग नहीं। देखो यहां भी ना एक जोड़ा जो है बोलना पड़ेगा, यहां भी एक जोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक, यहां भी एक जोड़ा बोलना पड़ेगा। अगर हम मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें आपको वृक्क जो है संख्या में कितने हैं? वृक्क संख्या में 2 है, ठीक। जो मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी भी संख्या में 2 है। मूत्राशय जिसमें मूत्र जमा होता है ये संख्या में 1 है और मूत्रमार्ग संख्या में 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन जोड़े में है, कौन जोड़े में नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी जो है यहां पर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर मानव उत्सर्जन तंत्र को आप ध्यान से देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनी है, 2 ये मूत्रवाहिनी है, 2 किडनी है, 2 मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। समझे आप? इस किडनी में, इस वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, दोनों किडनी में मूत्र का निर्माण होता है और वो मूत्र जो है इस मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आता है, मूत्राशय में कुछ समय के लिए जमा होता है और फिर जो है मूत्र मार्ग से वो मूत्र बाहर आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वृक्क शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? ये दोनों किडनी शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? थोड़े से बैक साइड में होते हैं, उधर में दोनों किडनी के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, ठीक है। थोड़े बैक साइड से रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर हमारे उदर में। वृक्क में मूत्र बनने के बाद कहाँ जाता है? जब वृक्क में, किडनी में मूत्र बन जाता है तो वो मूत्र जो है जाकर के जमा होता है मूत्राशय में। मूत्राशय में लेकर के कौन इस मूत्र को जाता है? तो मूत्राशय में लेकर के मूत्र को जाने का काम जो है मूत्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। खास करके कौन से अपशिष्ट पदार्थ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक।
मानवों के अंदर ये कौन है? मुख्य रूप से यूरिया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो बुक में दे रखा है यूरिया और यूरिक एसिड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया जो है मनुष्यों में मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक एसिड जो है ये जो बर्ड्स होते हैं, खास करके उनमें जो है, जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जो है आपको यूरिक एसिड मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आपको मिल सकता है। तो आप ये दोनों के नाम याद रखेंगे, यूरिया एंड यूरिक एसिड नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, बुक में मेंशन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वृक्क में रक्त से हानिकारक पदार्थों को अलग करने की इकाई क्या कहलाती है? तो हमने जाना कि किडनी में यूरिन बनता है, यूरिन जो है फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे होता है? ब्लड को फिल्टर करके, ठीक है ना, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है किडनी में, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तब जाकर के यूरिन बनता है। और इस ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारे किडनी में यूनिट्स होते हैं, इकाइयां होती है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, राइट। तो वृक्क में रक्त से हानिकारक पदार्थों को अलग करने की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वो सब मिल करके क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और तब जाकर के यूरिन बनता है। ब्लड में जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस यूरिन में आ जाते हैं। ये नेफ्रॉन की संरचना है, ये किडनी के अंदर संरचना होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ध्यान से देखिए, ब्लड जो है हमारे किडनी में आता है, ब्लड हमारी किडनी में आता है ताकि उसके अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान करके अलग कर लिया जाए। तो ब्लड जब किडनी में आता है तो नेफ्रॉन के अंदर जाने के बाद देखो ये बोमन संपुट है। यहां से देखो एग्जाम में आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। ये बोमन संपुट है, कप के शेप की संरचना होती है, कप के शेप की संरचना होती है। इसमें ना केशिकाओं की गुच्छ होती है, ठीक है, केशिकाओं की गुच्छ होती है। यूं समझ लो कि इधर से ब्लड जो है, इधर से ब्लड आया, इस गुच्छ से होते हुए इधर से ब्लड निकल गया। तो जब इस गुच्छ में ब्लड आता है तो इसी समय पहली बार फिल्ट्रेशन का काम होता है, यानी फिल्ट्रेट जो है, जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के इसमें आता है, ठीक है, इसमें आता है। ये कुछ ऐसे मान लो कि ये केशिका है, ये केशिका है, इससे ब्लड गुजर रहा था, इससे ब्लड गुजर रहा था और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है छन करके आ जाती है। किसमें? इस कप शेप की संरचना में, इस कप शेप की संरचना में। इसे हम लोग बोमन संपुट बोलते हैं। जो कप शेप की संरचना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं, ठीक है, बोमन संपुट बोलते हैं। और केशिकाओं का ये जो गुच्छ होता है इसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। केशिका गुच्छ है ना, यहाँ कोशिका गुच्छ लिखा हुआ है जो कि गलत है, केशिका गुच्छ होगा, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यानी ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस और कुछ नहीं है, केशिकाओं का झुंड है, जो आपने पढ़ा धमनी शिरा केशिका, केशिकाओं का झुंड है। ब्लड जब केशिकाओं के झुंड में आता है तो ब्लड छन जाता है। ब्लड क्या करता है कि छन जाता है। छनने के बाद जो छना हुआ पदार्थ होता है वो इस कप शेप की संरचना में आता है, जिसे हम लोग बोमन संपुट बोलते हैं, यानी कि बोमन संपुट में आता है। तो बोमन संपुट में पहली बार ब्लड छन करके आता है, इसे हम लोग इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, प्रारंभिक निस्यंद बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब पहली बार यहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, जब पहली बार ब्लड यहाँ पर छनता है तो जो हानिकारक पदार्थ हैं वो तो छनते ही हैं, लेकिन जो काम के पदार्थ हैं जो हमें बाहर नहीं निकालने हैं बॉडी से, हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी है, वो भी छन करके आ जाते हैं, वो भी छन करके आ जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। जैसे कि अमीनो एसिड ये सब हमारे काम के पदार्थ हैं, इसे बाहर नहीं निकालना है। लेकिन पहली बार क्या होता है कि जब ब्लड छनता है ना तो ये सारे भी, यानी कि इनिशियल फिल्ट्रेट में ये सारे भी छन करके आ जाते हैं। तो जरूरी है कि इन सारे को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाए बॉडी के अंदर। तो होता यही चीज़ है। इनिशियल फिल्ट्रेट में मान लो कि यूरिया है, ये
तो बाहर निकालने हैं, तो इसको रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, एक्स्ट्रा वाटर है, मान लो वो भी छन गया हुआ, तो उन सारे को भी एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाता है कि इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो आप कौन कौन से पदार्थ होते हैं या फिर कौन से पदार्थ हैं जिनको पुनः अवशोषित किया जाएगा। और एक दिन में ये टोटल इनिशियल फिल्ट्रेट 180 लीटर के करीब बनता है। 180 लीटर के करीब ये इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन यूरिन 1 से 1.5 लीटर ही हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 180 लीटर फिल्ट्रेट यहाँ पर बनता है, लेकिन उसमें से मात्र 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम लोग बाहर निकालते हैं। मतलब देखो मैक्सिमम चीज़ें जो है वापस से एब्जॉर्ब हो जाती है। 180 लीटर में से मात्र इतने ही वॉल्यूम यूरिन के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं, बाकी सारे के सारे जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। समझ में आया आपको? ठीक, तो यहां पर यह संरचना भी देख लो, ये जो आप यू शेप की संरचना देख रहे हो, इसे हम लोग हेनली की लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनली की लूप बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, हेनली की लूप बोलते हैं। ठीक, तो ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ऐसे ऐसे जो ट्यूब देख रहे हो आप, जब ये इनिशियल फिल्ट्रेट इससे गुजरता है तो जो भी इसमें काम के पदार्थ हैं वो सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो हानिकारक है वो उसमें रह जाते हैं, और फिर यहां से जो है यूरिन बाहर निकलता है। ये संग्राहक वाहिनी है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। बहुत सारे नेफ्रॉन जो यूरिन का, बहुत सारे नेफ्रॉन जो ये फिल्ट्रेट फाइनल फिल्ट्रेट जो बनेगा, बहुत सारे नेफ्रॉन जो फाइनल फिल्ट्रेट बनाएंगे, जितने भी काम के पदार्थ उन सारे को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो लास्ट में हानिकारक जो फिल्ट्रेट बच जाएंगे वो सब जो है इस संग्राहक नलिका में छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ से फिर यूरिन के फॉर्म में वो सब बाहर आएंगे। समझ में आया? यानी बोल सकते हो कि सारे नेफ्रॉन के जो यूरिन है वो आकर के इस संग्राहक नलिका में आएंगे। ठीक, तो एक संग्राहक नलिका में कई सारे नेफ्रॉन के यूरिन जो है आते हैं। ये दिखाएगा यहाँ से एक नेफ्रॉन का, यहाँ से एक नेफ्रॉन का, यहाँ से। ठीक, ये संग्राहक वाहिनी है। वृक्क में उपस्थित रक्त केशिकाओं का समूह किस रूप में पाया जाता है? रक्त केशिकाओं का समूह जो है केशिका गुच्छ के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कौन कौन से पदार्थ जल में घुल जाते हैं? प्रारंभिक निस्यंद में कौन कौन से पदार्थ जल में घुल जाते हैं? यानी जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसमें मैंने आपको बताया, उसमें आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, अमीनो एसिड मिल जाएगा, कुछ सॉल्ट्स मिल जाएंगे और प्रचुर मात्रा में जल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन उसमें नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो केशिका से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, केशिका से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अगर प्रोटीन केशिका से बाहर नहीं आ पाते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, तो प्रारंभिक निस्यंद में आपको प्रोटीन्स नहीं दिखेंगे। ठीक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड जल है ना, वाटर, ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है सवाल। जल का पुनर्अवशोषण किन बातों पर निर्भर करता है? जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना उसमें पानी भी है, जो प्रारंभिक निस्यंद बना उसमें क्या है? पानी भी है। अब मान लीजिए बॉडी में पानी की कमी है, वैसे केस में पुनर्अवशोषण पानी का ज़्यादा होगा। पानी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वैसे केस में पुनर्अवशोषण पानी का कम होगा। इसीलिए जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा यूरिन भी बनता है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा वेस्ट है आपके बॉडी के अंदर, तो उसको घुलाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होगा, वैसे केस में पानी का अवशोषण कम होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा और घुलनशील अपशिष्टों पर डिपेंड करता है कि कितने जल का जो है पुनर्अवशोषण किया जाएगा। वृक्क में बनने वाला मूत्र सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो वृक्क में मूत्र बना, फिर वो मूत्र जो है मूत्रवाहिनी में आएगा। मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय में, तब जाकर के मूत्र मार्ग में। मूत्र का निष्कासन किसके नियंत्रण में होता है? मूत्र का निष्कासन, जो आप मूत्र का निष्कासन करते हैं, किसके नियंत्रण में होता है? तो तंत्रिका नियंत्रण में। ठीक है, जैसे ही मूत्राशय आधा से ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ेगा। फिर आपके मूत्राशय के पेशी को संकेत आता है ब्रेन से कि उसमें संकुचन होना है, ताकि मूत्र को उत्सर्जित किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये हमारे कंट्रोल में जो है चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
छोटे बच्चे जो होते हैं, जो शिशु होते हैं, जैसे ही उसका मूत्राशय आधा से ज़्यादा भरता है वैसे ही ब्रेन को सिग्नल जो है एक पहुंचती है कि अब मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ेगा। ब्रेन से वापस से सिग्नल मूत्राशय की पेशी को आती है कि उस पेशी में संकुचन करना है। तो वो पेशी जो है, मूत्राशय की पेशी संकुचित होती है और बच्चा जो है मूत्र का उत्सर्जन कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये हमारे कंट्रोल में, यानी कि वॉलेंट्री जो है ये एक्शन होने लगता है। एक ऐच्छिक की क्रिया जो है ये बन जाती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद भी हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में जो है मूत्र का निष्कासन होता है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इंजरी हो गया हो, या ब्लड सप्लाई जो है उसके अंदर कम हो गया हो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की कार्यक्षमता घटने पर शरीर में क्या होता है? अगर वृक्क की कार्यक्षमता घट जाए, यानी वृक्क को जितना काम करना चाहिए उतना काम ये नहीं कर पा रही है, वैसे केस में क्या होगा? वृक्क का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को शुद्ध करना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल करके। अगर ये वृक्क सही से काम नहीं करती है वैसे केस में वो सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है रक्त में जमा हो जाएंगे, जो पूरा रक्त है वो टॉक्सिक हो जाएगा। शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। वृक्क के ठीक से कार्य न करने की स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर जो किडनी होती है उनकी वो सही से काम नहीं करती है, किडनी जो है वो फेल कर जाती है। फेल करने का मतलब जो उसका काम है, नॉर्मली जो फंक्शन उनको करना चाहिए किडनी को, वो नहीं कर पा रही है, तो हम बोलेंगे कि वो अंग जो है वो फेल हो चुका है। तो अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी सही से काम नहीं करती है, वैसे केस में कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वृक्क का मतलब होता है हीमोडायलिसिस, है ना। हॉस्पिटल में मशीन के जरिए जो है ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है ना, और फिर ब्लड को बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। इसे हम हिंदी में अपोहन बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? तो रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही इसका काम होता है। आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं हीमोडायलिसिस को। कृत्रिम वृक्क किससे बनी होती है? कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी किससे बनी होती है? तो आर्टिफिशियल किडनी बनी होती है अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से। यानी ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें बहुत सारी नली होती है, बहुत सारी नली होती है, ऐसे बहुत सारी नली होती है, समझे आप। इस नली से ब्लड को गुजारा जाता है। अच्छा, जो नली होती है वो अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब ये नली है, अर्धपारगम्य मतलब गिने चुने पदार्थों को ये इस नली से बाहर आने, गिने चुने पदार्थ इस नली से बाहर आते हैं। जो अर्धपारगम्य नली है, कहा जा रहा है अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से, मतलब जो नली है वो अर्धपारगम्य है, मतलब गिने चुने पदार्थों को ही अपने से होकर के बाहर जाने देती है नली। ठीक है, तो ब्लड को इसी नली से गुजारा जाता है, ब्लड को इसी नली से गुजारा जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है, और ब्लड में क्या है? यूरिया है। तो हमने देखा भाई ग्लूकोज को तो बाहर निकालना नहीं है, यूरिया को बाहर निकालना है। इस ये पूरी की पूरी नली जो है डूबी होती है एक लिक्विड में, एक लिक्विड में ये पूरी की पूरी नली जो है डूबी होती है। अब होता क्या है कि इस ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वही ग्लूकोज का लेवल इस लिक्विड में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि ग्लूकोज का मूवमेंट ना हो। हम जानते हैं कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ होते हैं अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं। तो यूँ मान लो आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज की सांद्रता है और इस लिक्विड में जो ग्लूकोज की सांद्रता है वो एक समान है, ताकि ब्लड से ग्लूकोज बाहर ना आ जाए या फिर इस लिक्विड से ग्लूकोज अंदर ना आ जाए, अंदर ना चला जाए। तो जो सांद्रता है बोल सकते हो कि वो बराबर है, ताकि ग्लूकोज का या फिर जो भी काम के पदार्थ है जिसे बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, ब्लड से बाहर नहीं निकालना है, उसका कंसंट्रेशन सेम रखा जाता है ताकि उसका मूवमेंट ना हो। लेकिन यूरिया को बाहर निकालना है तो इस लिक्विड में यूरिया को रखा ही नहीं जाएगा। तो ब्लड में यूरिया की सांद्रता उच्च है और ये जो नली है अर्धपारगम्य है, तो यूरिया जो है बाहर निकल जाएगा। इसमें यूरिया नहीं है, इस लिक्विड में यूरिया नहीं होता है, क्योंकि यूरिया ही बाहर निकालना है, तो इसमें नहीं रखते हैं ताकि यूरिया अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर आ जाए। ठीक है,
तो कृत्रिम वृक्क किससे बनी होती है? अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से। अपोहन द्रव का परासरण दाब किसके समान होता है? जो अपोहन द्रव है इसकी बात की जा रही है, जो मैंने आपसे कहा लिक्विड, इसमें होता है अपोहन द्रव, डायलाइजिंग फ्लूइड, तो रक्त के समान। ठीक, अपोहन में अपोहन द्रव का जो परासरण दाब होता है किसके समान होता है? रक्त के समान होता है। जो काम के पदार्थ हैं जिसे ब्लड से बाहर नहीं निकालना है, वो सारे पदार्थ इसमें होते हैं अपोहन द्रव में। लेकिन जिसे ब्लड से बाहर निकालना है हानिकारक पदार्थ को, वो पदार्थ अनुपस्थित होते हैं इस द्रव में, ताकि विसरण प्रक्रिया द्वारा वो पदार्थ इस अर्धपारगम्य नली से विसरण प्रक्रिया द्वारा अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर आ जाए। उच्च सांद्रता ब्लड के अंदर है, निम्न सांद्रता इस अपोहन द्रव में है, तो अपोहन द्रव में आ जाते हैं। फिर इस अपोहन द्रव को बाहर निकाला जाता है और फ्रेश अपोहन द्रव जो है लगातार भेजा जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिया आ रहा है ना, यूरिया आ रहा है, धीरे धीरे इसमें यूरिया की सांद्रता उच्च हो जाएगी। एक समय आएगा जब ब्लड के अंदर यूरिया की सांद्रता और इस अपोहन द्रव में जो यूरिया की सांद्रता है बराबर हो जाएगी। वैसे केस में क्या होगा कि फिर यूरिया का जो बाहर निकलना है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए लगातार यहाँ पर अपोहन द्रव को जो है बाहर निकाला जाता है जिसमें यूरिया है, और एक फ्रेश अपोहन द्रव जो है लगातार भेजा जा रहा होता है, और ब्लड फिल्टर हो रहा होता है और उसको बॉडी में लगातार भेजा जा रहा होता है। अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्यों नहीं होते हैं? अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्यों नहीं होते हैं? जैसे कि यूरिया, जो अपोहन द्रव होता है उसमें यूरिया क्यों नहीं होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्यों नहीं होता है? ताकि अपोहन सुचारू रूप से हो सके, यानी कि डायलिसिस जो है सही तरीके से हो सके। ठीक है, इसकी बात की जा रही है कि इसमें यूरिया क्यों नहीं होता है। भाई जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, ब्लड से बाहर निकालना है, वो अपोहन द्रव में अनुपस्थित होंगे। कृत्रिम वृक्क और प्राकृतिक वृक्क में क्या मुख्य अंतर है? जो आर्टिफिशियल किडनी है और जो नेचुरल किडनी हमारे अंदर होती है, उसमें क्या अंतर होता है? तो कृत्रिम वृक्क में पुनर्अवशोषण नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, बहुत सारी चीज़ें जो है काम की होती है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है ना, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ये सारे भी जो है इनिशियल फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। उन सारे का वापस से अवशोषण किया जाता है, पुनर्अवशोषण किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी को जो है नली से गुजारा जाता है, अपोहन द्रव के बीच में वो नली होती है, हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं, जो काम के पदार्थ होते हैं उसमें रह जाते हैं, और ब्लड को जो है वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखो डायलिसिस को दिखाया गया है। डायलिसिस में ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो धमनी से ब्लड को बाहर निकाला गया, और इस ब्लड को गुजारा गया चयनित पारगम्य झिल्ली के द्वारा। चयनित पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर चयनित पारगम्य झिल्ली भी बोल सकते हो, क्योंकि जो चयनित पदार्थ होते हैं वही इस पारगम्य झिल्ली से बाहर आ पाएंगे। तो जब ब्लड को गुजारा जाता है इस चयनित पारगम्य नलिका से, है ना, चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिका से, और ये जो नलिका है देखो अपोहन द्रव में डूबी हुई है। यहां से देखो अपोहन द्रव को भेजा जा रहा है, जो ताजा अपोहन द्रव है इसको भेजा जा रहा है, और ये पूरी की पूरी नलिका जो है अपोहन द्रव में डूबी हुई है। फिर इसमें क्या होगा, जो यूरिया है धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के इस ब्लड से इस अपोहन द्रव में आ जाएगा। जो काम के पदार्थ होंगे वो नहीं आएंगे। जो भी काम के पदार्थ हैं ब्लड के अंदर, जो भी काम के पदार्थ हैं जिसे बाहर नहीं निकालना है, वो सारे काम के पदार्थ जो होंगे, वो सारे यूजुअल पदार्थ इस अपोहन द्रव में मौजूद होंगे। ठीक है, और जो हानिकारक पदार्थ है वो इस अपोहन द्रव में नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो अपोहन द्रव लिया जाएगा उसका कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग मरीज के केस में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक अपोहन द्रव आता है और वही इस्तेमाल किया जाता है सारे मरीज के केस में, नहीं। पहले ब्लड में चेक किया जाता है कि ब्लड में कौन कौन ब्लड का कंपोजिशन क्या है मरीज के अंदर, उसके हिसाब से अपोहन द्रव को तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से अपोहन द्रव को तैयार किया जाता है। तो हानिकारक पदार्थ इस अपोहन द्रव में आ जाएंगे। जब हानिकारक पदार्थ अपोहन द्रव में आ जाएंगे तो यहाँ से देखो अपोहन के बाद का विलयन, यूरिया तथा अतिरिक्त लवण जो है इसको अलग से जमा कर दिया जाएगा। तो लगातार यहाँ से ताजा अपोहन द्रव भेजा जा रहा होता है, ताकि जो सांद्रता में अंतर है, ब्लड के अंदर जो यूरिया है उसकी जो सांद्रता है और अपोहन द्रव में जो यूरिया है इसमें जो सांद्रता है यूरिया की, उसमें अंतर हो सके, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डेवलप रहे, ताकि यूरिया जो है ब्लड से बाहर आ सके इस अपोहन द्रव में। इस कारण से लगातार अपोहन द्रव भेजा जा रहा होता है, और जिस अपोहन द्रव में
यूरिया आ चुका है ना, यूरिया आ चुका है, उसको बाहर निकाला जा रहा होता है। और यहाँ के बाद जो है ब्लड जब फिल्टर हो जाता है उसके बाद देखो शीरा के माध्यम से ब्लड को जो है बॉडी के अंदर भेजा जाता है। यानी जब ब्लड को बाहर निकाला गया, धमनी से निकाला गया, लेकिन जब भेजा गया तो शीरा के माध्यम से भेजा गया। ठीक है, ये सारे जो है आपको ध्यान में रखने हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग कितना आरंभिक निस्यंद बनता है, इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है? तो मैंने आपसे कहा था, याद रखना है आपको, 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किसका पार्ट है? उत्सर्जन का। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वृक्क की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जो यूनिट्स होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। हमारे किडनी में कई सारे फिल्ट्रेट यूनिट्स होते हैं जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? जब ब्लड टिश्यू से बाहर आता है, जब ब्लड टिश्यू से बाहर आता है तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि सेल्स के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया चल रही होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ब्लड में आ जाता है और फिर वो ब्लड जो है टिश्यू से बाहर आता है। तो ये परिवहन तंत्र का सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड, बी हमारा राइट, ए हमारा राइट आंसर। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो मूत्र जो है बनता है किडनी में, उसके बाद वो मूत्र नली में, वृक्क में बना, मूत्र नली यानी कि मूत्रवाहिनी में वो मूत्र आया, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग से बाहर जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो बोमेन संपुट मानव शरीर में किडनी में हम लोगों ने देखा है ना, कप जैसी जो संरचना थी, एक कप जैसी संरचना थी एक, ये बोमेन संपुट है जिसमें इनिशियल फिल्ट्रेट आता है और इसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद उत्पन्न करता है। इनिशियल फिल्ट्रेट जो है 180 लीटर बनाता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्यंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो मैंने आपसे कहा था कि भाई 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है लेकिन एक दिन में, लेकिन यूरिन जो है 1 से 1.5 लीटर ही हम लोग बाहर निकालते हैं। मतलब बाकी के सारे जो ये फिल्ट्रेट है ये अवशोषित हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो अवशोषित हो जाते हैं इसी को हम लोग पुनः अवशोषण कहते हैं। तो ये जो पुनः अवशोषण हो रहा है फिल्ट्रेट की किन कारकों पर निर्भर जो है करती है? तो अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी की ये लाइन है, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। निम्न में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो किडनी है, मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है, अंडाशय नहीं है। अंडाशय जो है प्रजनन तंत्र का भाग है महिलाओं के अंदर। नेफ्रॉन का कौन सा भाग शुरुआती निस्यंद को संग्रह करता है? इनिशियल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है, तो यह है बोमेन संपुट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनिशियल फिल्ट्रेट ब्लड छनता है ग्लोमेरुलस से और बोमेन संपुट में आकर के जमा होता है। हेनली की लूप किसका भाग है? मैंने आपसे कहा था ना, यू शेप की संरचना होती है जिसे हेनली का लूप कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए हमारा राइट आंसर है। हेनली की लूप नेफ्रॉन का पार्ट है, बोमेन संपुट नेफ्रॉन का पार्ट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक नियंत्रण इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। गलत हो जाएगा। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई किडनी में जो है आपके नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम जो है करती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। बिल्कुल सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में प्रारंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। बिल्कुल सही है। और इस 180 लीटर से 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र बनता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है?
अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे, अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इसकी बात की जा रही है। देखो नेफ्रॉन के अंदर देखो ये लंबी ट्यूब जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, ट्यूब जैसी संरचना, ये क्या इसका कोई बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है। हम लोगों ने देखा जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर बनता है और मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर। तो बाकी सारे जो फिल्ट्रेट है वो कहां चले गए भाई? 178 बोल सकते हो ना, 178 से लेकर के 179 लीटर, यानी 178.5 से लेकर के 179 लीटर जो फिल्ट्रेट अवशोषित हो गया। वो कैसे हुआ? वो सारे फिल्ट्रेट इस लंबी नलिका से गुजरते 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 उन सारे का अवशोषण कर लिया जाता है। यही बेनिफिट है, ठीक है, यही बेनिफिट है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है इस इनिशियल फिल्ट्रेट को ट्रैवल करना पड़ता है और इस लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करते 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 ये सारे फिल्ट्रेट जो है ये रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ, वृक्क को दृढ़ता देने के लिए लंबी नलिकाओं को उच्च घनत्व पर कुंडलित और संकुलित किया जा सकता है? नहीं, नहीं वाले को तो पहले काट दो, नहीं वाले को पहले काट दो। हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। सिर्फ अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु नहीं, जो भी काम के पदार्थ है उन सारे के पुनः अवशोषण हेतु। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद में इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर दिया जाता है? तो प्रोटीन वाले को काट दो, प्रोटीन तो क्षमता ही नहीं है। हम बोलेंगे ग्लूकोज, जल है, लवण है, अमीनो अम्ल है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अपोहन यानी कि डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो हम लोगों ने देखा कि धमनी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिर इसको जो है अपोहन द्रव से गुजारा जाता है, ठीक, अपोहन द्रव से गुजारा जाता है और अपोहन के बाद का विलयन जो है इसको बाहर निकाल लिया जाता है और फिर ब्लड को जो है भेज दिया जाता है शीरा के माध्यम से। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लाइन, धमनी से लाइन हम बोलेंगे पहले, उसके बाद क्या होगा? रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारा जाएगा, ये बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? जो अपोहन तरल है इसका जो परासरण दाब है अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है, ये हम ई बोल सकते हैं। रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाते हैं, डी बोल सकते हैं। उसके बाद लाइन से शीरा हम लोग बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने का काम मूत्रवाहिनी करती है ना, मूत्रवाहिनी करती है भाई। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, फिर वो मूत्र जो है मूत्राशय में लेकर के आने का काम ये मूत्रवाहिनी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है तो ग्लूकोज का हो जाएगा, अमीनो अम्ल का हो जाएगा, लवण का हो जाएगा, क्रिएटिनिन का नहीं होगा। क्रिएटिनिन भी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, क्रिएटिनिन भी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, ठीक। ए हमारा राइट आंसर। इसी के साथ ये उत्सर्जन तंत्र भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।